रियल ट्रेंड 2019 से लेकर 2025 तक का मैंने ट्रेंड देखा और ये पूरे के पूरे फिजिक्स का हर एक चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन से लेकर उधर लास्ट सेमीकंडक्टर तक, मतलब मॉडर्न फिजिक्स तक, मैंने हर चैप्टर को मैंने 7 सालों के अंदर कितने कितने क्वेश्चन है उस हिसाब से बांटा। तो सबसे पहले ये 10 चैप्टर की बात हुई अभी अगर मैं इन 10 चैप्टर का भी टोटल वेटेज कर लूं तो भाई ये हो गया कितना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ले भाई साहब, ये वो कोई नॉर्मल 10 टॉपिक्स नहीं है कि चैट जीपीटी पे डाल दिया कि भाई 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो जेईई के लिए और वो निकाल के दे दिया और मैंने तुमको लाके बता दिया। ये वो नहीं है बच्चों, ये मैंने पूरी रात कल बैठकर एक एक हर चैप्टर का टॉपिक देखा और उससे ये देखा कि भाई पिछले 7 सालों के अंदर किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए और उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन के अंदर भी किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए, वो सब मैंने छाटा है। वो पूरा का पूरा ऑर्डर बनाया है, हाई वेटेज वाला, लो वेटेज वाला। कि भाई याद रखना बच्चों, जो गुजरा हुआ वक्त है अब उसको जाने दो। अब अपने ऊपर हौसला रखो और मेहनत करो अपने आज पर, क्योंकि जो तुम्हारी मंजिल है उसको तुम्हें हर हाल में पाना है, तो बस उसको पाने में कोई रुकावट ना आने दो, ठीक है। तो हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा आईएएस का सर हाजिर हो चुका है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ, जिसकी इस टाइम पर हर एक जेडब्ल्यू एस्पिरेंट जो 2026 के अंदर एग्जाम देने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का ये सेशन बच्चों तुम्हारे लिए गेम चेंजर होने वाला है और ये तुम्हारी फिजिक्स को रॉक सॉलिड करने वाला है। भले ही तुम्हारे पूरे साल फिजिक्स में क्या क्या कमियां रही हो, क्या क्या खामियां रही हो, क्या क्या वीकनेस रही हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन इन बचे हुए 3 महीने के अंदर अगर वाकई में तुम चाहते हो कि फिजिक्स के अंदर आउट ऑफ 100 तुम मिनिमम 80 प्लस स्कोर कर जाओ, मतलब तुम्हारी जो परसेंटाइल हो फिजिक्स की 99 परसेंटाइल बैठे, तो इस सेशन को शुरू से लेकर आखिर तक लगाना। अगर वाकई में तुम जेडब्ल्यू एस्पिरेंट हो और वाकई में तुम अपने जेईई एग्जाम के लिए सीरियस हो, सिंसियर हो अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, तो फिजिक्स वाला सेशन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों आज के सेशन के अंदर मैं तुमको बताने वाला हूं ऐसे 10 टॉपिक्स, अगर तुमने वो 10 टॉपिक्स छोड़ दिए तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि तुम्हारा जेईई मेंस तक क्लियर नहीं हो पाएगा। और अगर ये 10 टॉपिक्स फिजिक्स के तुमने कर लिए तो तुम बाकी के 90% बच्चों से सिर्फ ये 10 टॉपिक करके आगे निकल जाओगे। और ये कोई क्लिक बेट नहीं है, ये कोई झूठी बात नहीं है, तुमको खुश करने के लिए, तुमको मोटिवेट करने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट और फिगर्स पर बात करने वाला हूं और मैं प्रूफ कर दूंगा कि अगर तुमने ये 10 टॉपिक कर लिए, जो कि तुम कर सकते हो, मतलब इतना करने के लिए तो भैया 1 महीना बहुत होता है और अभी तुम्हारे पास 2.5-3 महीने हैं। तो बच्चों अगर तुम तरीके से कर लो, आराम से अभी भी अगर इसको कर लो तो फिजिक्स तुम्हारी सुधर जाएगी। तुम सोच के देखो कि तुम 99 परसेंटाइल अगर फिजिक्स में लेकर आ जाओगे तो ओवरऑल स्कोर तुम्हारा अगर 120 है, 100 है, 80 वाली रेंज का है, तो वो निकल के तुम्हारा हो सकता है 180 प्लस तक पहुंच जाए और तुम्हारी आने वाली जिंदगी का रुख ही बदल के रह जाएगा। तो बच्चों फटाफट कर दो इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर तुम चाहते हो आगे भी इस टाइप की मैं वीडियोस तुम तक लेकर आता रहूं। और लाइक करना यार बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी मुझे पता चलेगा कि इस टाइप के कंटेंट बच्चा पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको वाकई में जरूरत है भी या नहीं। क्योंकि ये जो मैं अभी 10 टॉपिक्स लेकर आया हूं ना, ये वो कोई नॉर्मल 10 टॉपिक्स नहीं है कि चैट जीपीटी पे डाल दिया कि भाई 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो जेईई के लिए और वो निकाल के दे दिया और मैंने तुमको लाके बता दिया। ये वो नहीं है बच्चों, ये मैंने पूरी रात कल बैठकर एक एक हर चैप्टर का टॉपिक देखा और उससे ये देखा कि भाई पिछले 7 सालों के अंदर किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए और उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन के अंदर भी किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए, वो सब मैंने छाटा है। वो पूरा का पूरा ऑर्डर बनाया है, हाई वेटेज वाला, लो वेटेज वाला। साथ में मैंने ये भी बनाया है कि भाई कुछ चैप्टर हाई वेटेज भी हैं लेकिन वो टफ है और कुछ चैप्टर थोड़े से लो वेटेज है लेकिन वो इजी हैं, तो तुम वो इजी वाले करके कम मेहनत में भी ज्यादा चैप्टर पढ़ सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो वो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी देने वाला हूं और ये 10 टॉपिक्स पढ़ने कैसे हैं, ये 10 टॉपिक्स में तुमको बताने के बाद वो समझाने भी वाला हूं। तो बस शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। मुद्दे की बात यह है कि भाई क्या ऐसी वजह रहती है कि बच्चे हर साल अपने मार्क्स को लूज कर देते हैं। हर साल पिछले 6-7 सालों से मैं पढ़ाता आ रहा हूं, मैंने देखा कि जिस बच्चे के अंदर पोटेंशियल है वो बच्चा आराम से फिजिक्स के अंदर ही 85 प्लस स्कोर कर सकता है, ओवरऑल जेईई में उसके 200 प्लस नंबर ला सकता है, लेकिन वो बच्चा मैं देखता हूं कि 100, 110, 120 नंबर पर ही स्टक होकर रह जाता है। वो अपने पोटेंशियल का सही से इस्तेमाल कर ही नहीं पाता। तो उसके पीछे 4-5 वजह है जो मैंने देखी अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ, जो मैं तुमको बताता हूं। जिसमें सबसे पहली वजह यह है कि क्या ऐसा तो नहीं कि तुम गलत चैप्टर को पढ़ रहे हो। अरे सर ये क्या बात हुई, गलत चैप्टर सही चैप्टर जैसे तो कोई चीज ही नहीं होती है।
हमें तो सब कुछ पढ़ना चाहिए। हाँ ठीक है भाई, आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए, ज्ञान आपको लेना चाहिए, दुनिया जहान का ज्ञान लो। मैं तो कह रहा हूं कि जिस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आता वो भी तुम पढ़ो एक एक महीने, लेकिन ऐसा तुमको तब करना था जब तुम्हारे पास जेईई मेंस के लिए 2 साल थे। अब तुम्हारे पास 2-3 महीने बचे हैं, और अब अगर तुम वो चैप्टर्स पढ़ने बैठ जाओगे जिससे भैया पूरे के पूरे साल में ही 3-4 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 3-4 ही पेपर के अंदर उसका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बाकी में आया नहीं, और अगर उस चैप्टर के ऊपर, अगर उस टॉपिक के ऊपर तुमने अपनी एनर्जी, अपना समय, अपना दिमाग सब कुछ वेस्ट कर दिया, तो बच्चों तुम समझ लेना कि तुमने ये पूरा साल वेस्ट कर दिया और ड्रॉप लेने की जरूरत पड़ जाएगी। और जो ड्रॉपर है तो बच्चों तुम्हारे पास तो आखिरी मौका है यार। अभी भी अगर तुम वही गलतियां करोगे जो तुमने लास्ट ईयर करी थी, तो फिर क्या होगा जरा सोचो, तुमको वही रिजल्ट मिलेगा जो लास्ट ईयर मिला था, कुछ अनोखा, कुछ नई चीज निकल कर नहीं आ जाएगी। समझ रहे हो? तो अभी फिलहाल जो भी हो चुका उसको हो चुका, उसको भूलते हैं, आगे बढ़ते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ कि भाई याद रखना बच्चों, जो गुजरा हुआ वक्त है, जो गुजरा हुआ वक्त है अब उसको जाने दो, अब अपने ऊपर हौसला रखो, अब अपने ऊपर हौसला रखो और मेहनत करो अपने आज पर, मेहनत करो अपने आज पर, क्योंकि जो तुम्हारी मंजिल है उसको तुम्हें हर हाल में पाना है, तो बस उसको पाने में कोई रुकावट ना आने दो। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हारे लिए अभी लाइन बना दी फिलहाल। तो अब यहां पर आप देखो कि 80% जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, 80% स्टूडेंट्स को मैंने देखा हर साल उन लो यील्ड टॉपिक्स के ऊपर अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। देखो मैं बुरा मत मानना, अदरवाइज मत लेना, लेकिन हर टीचर को भी और हर बच्चे को भी कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई चैप्टर ऐसा जरूर होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जो उसको बहुत अच्छा लगता है। अब हो सकता है कि यार मेरा फेवरेट चैप्टर मान लो कि हो भाई वेव्स, है ना, एसएचएम एंड वेव्स 11th क्लास का जो लास्ट चैप्टर है वेव्स, वो मुझे पढ़ाने में मुझे बड़ा ही मजा आता है। लेकिन अब क्लास के अंदर अगर वो 8-10 दिन लगा के मैं बच्चों को भी वेव्स ही पढ़ाए दे रहा हूं, तो मुझे भी मालूम है और बच्चों को भी मालूम है कि यार वहां से एक भी क्वेश्चन है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अब आने को आ जाए यार, ये तो भाई पेपर बनाने वालों के हाथ में, लेकिन हम क्या देख सकते हैं, हम भाई एक डेटा देख सकते हैं, हम एक पैटर्न देख सकते हैं, हम एक ट्रेंड देख सकते हैं। तो पिछले 6-7 सालों के अंदर देखा गया कि भाई उससे आने की प्रोबेबिलिटी 0.5% है, मतलब 0.5 है। मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई 2 या 3 पेपर में से किसी एक पेपर के अंदर क्वेश्चन दिखे, तो अब अगर हमने उसको पर इतना समय लगा दिया तो हमने सिर्फ वक्त बर्बाद नहीं करा, हमने वो चैप्टर भी बर्बाद कर दिया जो हम उस लिमिटेड टाइम के अंदर कोई दूसरा कर सकते थे जिससे हमारे नंबर बन जाते। तो मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूं कि जो मैं कह रहा हूं कि जो मैं बोलूंगा वो आ जाएगा, लेकिन हाँ तब भी मैं फैक्ट्स और फिगर और मैं तो डेटा पे बात करता हूं। आप गारंटी से कह सकता हूं कि आज से 3-4 महीने के बाद इसी वीडियो पर आकर तुम कमेंट करोगे कि सर आपने जो टॉपिक बोला था उन्हीं टॉपिक से ही हमारे पूरे का पूरे पेपर के अंदर क्वेश्चन भरे हुए थे, उससे बाहर आज के सेशन से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होने वाला जिससे तुम्हारे पेपर के अंदर क्वेश्चन आए, इसकी मैं गारंटी देता हूं। यकीन ना आए तो भाई 3-4 महीने के बाद आके तुमको जो कहना है इस वीडियो पे कह देना, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। अब अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हारा फायदा हो जाए, तुम एटलीस्ट इन बातों को बिलीव तो करो। अगर आप वो बच्चों जो कह रहे हैं कि सर हम तो सब कुछ पढ़ेंगे, तो भाई ठीक है सब कुछ पढ़ो, लेकिन आप एटलीस्ट चेक तो कर लो कि क्या तुमने ये 10 टॉपिक ऐसा तो नहीं है कि इनमें से एक भी टॉपिक छोड़ दिया है। इनमें से एक भी टॉपिक छोड़ के भैया तुम फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। अब बाकी तुम्हारी मर्जी कि तुम्हें जानना है या नहीं जानना है। तो 20% ऐसे टॉपिक जरूर होते हैं जो भाई हमारे 80% मार्क्स हमको दिला देते हैं। तो जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम तो एटलीस्ट प्रेडिक्टेबल है। जी हां, मैं आज के सेशन में पेपर ही खोल के रखने वाला हूं कि भाई तुम्हारे पेपर में किस टॉपिक से क्वेश्चन रखे हुए होंगे और किससे नहीं रखे हुए होंगे, किससे ज्यादा रखे हुए होंगे, किससे कम रखे हुए होंगे। जी हां, ये प्रेडिक्टेबल है, हर साल प्रेडिक्ट करते हुए आ रहा हूं और जो बोला है वही हुआ है। लास्ट ईयर भी जब 2024 में मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, मेरे सेशन से ही हर एक क्वेश्चन उठ के एज इट इज आए हैं 2025 का एग्जाम में। अगर यकीन नहीं आए तो भाई जेई फिजिक्स बाय वेदांतु वाले चैनल पर भी तुम देख रहे हो, एक और चैनल है वेदांतु जेई मेड इजी, उस पर मेरे सारे सेशन पर पड़े हुए हैं, सारे के सारे वन शॉट, सारे के सारे मैराथन। वहां पर जाके बच्चों की कमेंट पढ़ो, वो बोलेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, सबूत है वहां पर कि सर आपने जो पढ़ा है वही एग्जाम में आया। तो इट इज नॉट अबाउट हु स्टडीज मोर। अब ये वो समय नहीं है कि इस टाइम पर वो जीतेगा कि जो ज्यादा पढ़ रहा है। अब ये वो समय है, इस टाइम पर वो जीतेगा जो स्मार्ट तरीके से पढ़ रहा है, जो स्मार्ट तरीके से मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो ये है भैया रियल ट्रेंड 2019 से लेकर 2025 तक का मैंने ट्रेंड देखा, और ये पूरे के पूरे फिजिक्स का हर एक चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन से लेकर उधर लास्ट सेमीकंडक्टर तक, मतलब मॉडर्न फिजिक्स तक, मैंने हर चैप्टर को मैंने
दो इन 7 सालों के अंदर कितने कितने क्वेश्चन आए उस हिसाब से बांटा। तो सबसे पहले आप जैसे देख रहे हो ये मॉडर्न फिजिक्स आया, सबसे हाई वेटेज वाली इसकी बिल्डिंग है ना। फिर उसके बाद हमारा हीट एंड केटीजी है, फिर इलेक्ट्रिक करंट है। इस टाइप से ट्रेंड जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ऐसे लास्ट तक जा रहा है। ये आप देखो ट्रेंड। अब आपको क्या करना है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि अपनी गट फीलिंग पर जो मुझे अच्छा लगा कि यार तुम 10 टॉपिक कर लो, मैं तो डेटा के हिसाब से बोलना है, और भाई डेटा ही रिपीट होता है। तो सबसे पहला अगर मैं आपसे बोलूंगा, और अगर कोई भी बोल रहा है ना तो उससे कहोगे यार सबूत दो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि भाई 2026 में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर रखे हुए होंगे तो भाई मॉडर्न फिजिक्स से होंगे। अब ये मैं किस बेसिस पर कह पा रहा हूं, ये मैं अपनी गट फीलिंग पर नहीं कह पा रहा, मैं ये हवाओं में आके दिल में नहीं कह पा रहा, मुझे कोई ख्वाब नहीं आया कि हाँ भाई आएंगे और मैंने आके बता दिया। ऐसे बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे करते हैं, कभी तुक्का लगा सही हो जाता है, बाद में फिर आके खुद ही रोने लगते हैं कि भैया मैंने तो तुमसे ये भी कहा था ना सब कुछ पढ़ के जाओ, मैंने ये कहा था कि बस ये पढ़ के जाओ, तो लेकिन मैंने बाद में ये भी तो कहा था सब कुछ पढ़ के जाओ, तो तुमने वो वाली बात क्यों नहीं मानी, अब मुझे क्यों हेट दे रहे हो, मैं तो बहुत ही मासूम टीचर हूं। ये ऐसे ऐसे आके रोते हैं टीचर, अभी लास्ट ईयर की बात है, मैं वो वाला टीचर नहीं हूं भैया, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं। ये मॉडर्न फिजिक्स के पुराने 7 सालों में मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कौन से चैप्टर भाई, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लिया एंड सेमीकंडक्टर, ये तीनों चैप्टर को मिला के मैं बात कर रहा हूं। 521 क्वेश्चन आए हैं टोटल जेईई मेंस में, सारी शिफ्ट के सारे क्वेश्चन मैंने उठा के भैया एक क्वेश्चन गिना है तुम्हारे लिए। ये भले ही ये 15-20 मिनट का छोटा सा वीडियो है, लेकिन इसको बनाने में भाई साहब मेरे 8-10 घंटे की मेहनत है। तो 521 क्वेश्चन आए। अब इस बेसिस पर कोई ही होगा जो कहेगा यार मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं आएंगे, भाई अगर हर साल आए हैं तो आएंगे। अब आप आगे देखो, फिर नेक्स्ट आता है हमारा हीट केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स में हीट का मतलब हीट टेम्परेचर कैलोरीमेट्री वाला चैप्टर, इसकी वेटेज काफी कम होती है, लेकिन वो भी मैंने ऐड कर दिया है। साथ में केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसका ज्यादा मेजोरिटी पोर्शन रहता है, इसके मिला के हमने देखा कि 366 क्वेश्चन आए। फिर हम देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भैया 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते थे। इस साल 2025 में एक ही क्वेश्चन आया करंट इलेक्ट्रिसिटी से, वेटेज कम हो गई। लेकिन अगर मैं पुराने टोटल 7 सालों की बात करूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसी साल 2025 में वेटेज कम हुई, बीच में भी एक आध साल ऐसा हुआ था कि वेटेज कम हुई थी, लेकिन बाद में फिर बढ़ गई थी, इस बार फिर बढ़ सकती है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी आप देखो 285 क्वेश्चन है। अब मैं आपसे किस बेसिस पर कह पा रहा हूं कि सिर्फ 10 टॉपिक पढ़ लो, सिर्फ 10 टॉपिक पढ़ लो और तुम आसानी से 80+ स्कोर कर लोगे, वो मैं इस बेसिस पर कह पा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से अगर मैं कम से कम भी मानू, मैं ज्यादा नहीं मान रहा, अगर मैं कम से कम भी मानू ना, तो आपके पेपर के अंदर 3 क्वेश्चन जरूर रखे हुए हैं, और वो किस टॉपिक से आएंगे वो भी मैं तुमको अभी बताऊंगा। फिर अगर हम हीट केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, तो यहां से भी मैं अगर कम से कम देखूं तो भैया 3 क्वेश्चन रखे हुए हैं एग्जैक्ट, इतने तो होंगे ही होंगे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी अगर हम देखें तो 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, एक क्वेश्चन डायरेक्ट होगा और एक क्वेश्चन किसी ना किसी तरह से इनडायरेक्टली दे रखा होगा। इतना हुआ। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट देखो इसके अंदर हमारा आता है, एक सेकेंड, अरे यार वो कहां गया, हाँ नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर देखें तो भाई हमारे ये आता है भैया काइनेमेटिक्स वाले क्वेश्चन, है ना, मोशन इन 1D एंड 2D। अब इसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन ले लो, रिलेटिव मोशन ले लो, इक्वेशंस ऑफ मोशन ले लो। इसके ऊपर हमने देखा कि यार हर साल क्वेश्चन आते हैं, कभी ज्यादा आते हैं कभी कम आते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज भी अगर मैं कम से कम भी मैं मानू तो ये चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने यहां से ले लिए, क्योंकि भाई मोशन इन स्ट्रेट लाइन से एक आएगा और प्रोजेक्टाइल से तो आता ही आता है, तो यहां से 2 क्वेश्चन हमने ले लिए। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड। अब ये देखो बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को टफ मानते छोड़ देते हैं, लेकिन भाई मैंने अभी वेटेज की बात करी, अभी मैं तुम्हारे मूड पर नहीं आ रहा कि कौन सा इजी है कौन सा टफ है, वो भी अभी आगे बताऊंगा। लेकिन अभी पहले इतना सुनो कि अगर मैं फ्लूइड और सॉलिड की मैं बात करूं तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बहुत ही इजी सा चैप्टर है। अगर तुमने बस एक टॉपिक भी पढ़ लिया तो वो फ्री हो जाएगा, तुम्हारा 1 नंबर वहां से मिल जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, वो सब मैं बताने वाला हूं। और फ्लूइड से भी अगर बड़ा ही तुमको बहुत चैप्टर लगता है, टफ लगता है, छोड़ो उसको, बस 2-3 टॉपिक बताऊंगा, उतना तो कर सकते हो, उतना कर लेना। अगर उतना भी कर लिया तो चलो यहां से भी हमने 2 क्वेश्चन मान लिए, वैसे तो 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, मैं 2 मान लेता हूं। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन चलो ठीक है यहां से भी हम 2 ही क्वेश्चन मान लेते हैं। फिर उसके बाद रे ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं भाई। इस साल तो रे ऑप्टिक्स की वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ गई, वरना हर साल एक क्वेश्चन आता था, इस साल कुछ कुछ शिफ्ट्स के अंदर एक ही पेपर में 3-3 रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन थे। चलो हर साल एक आता था, इस साल 3 आ गए, तो ऑन एन एवरेज यहां पर भी मैं 2 या 1 मान लेता हूं, ठीक है।
इतना हो गया। ये कितने चैप्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, अभी सिर्फ और सिर्फ 7 चैप्टर हुए पूरे फिजिक्स के चैप्टर्स के अंदर से। फिर उसके बाद हमारा रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन बहुत ही टफ लगता है सर, इसका तो नाम ही मत लो। मैं बता रहा हूँ रोटेशनल मोशन का सिर्फ 1 2 टॉपिक भी पढ़ लोगे ना, 1 नंबर तैयार हो जाएगा। वैसे तो यहां से 2 क्वेश्चन तुम्हारे तैयार हो सकते हैं मतलब, लेकिन मैं एक ही मान लेता हूं कि चलो एक यहां से तुमने बना लोगे, वो भी मैं बताऊंगा। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, बड़ा ही इजी सा चैप्टर, रोटेशनल मोशन जितना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है ये। तो यहां से भी आपने एक क्वेश्चन चलो मान लिया। फिर उसके बाद में ग्रेविटेशन, बहुत ही इजी, बच्चों का फेवरेट चैप्टर होता है, एक क्वेश्चन यहां से मान लिया। यूनिट्स एंड टाइम, अब मैं यहीं पर रुक जाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 चैप्टर की बात हुई है अभी। अभी अगर मैं इन 10 चैप्टर का भी टोटल वेटेज कर लूं तो भाई ये हो गया कितना? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ले भाई साहब, लो मेरे प्यारो, 19 क्वेश्चन तो तुम्हारे यहां से तुमने प्रिपेयर कर लिए। मतलब इतने ही चैप्टर से, सिर्फ इन 10 चैप्टर को पढ़ के, यार तुम सोच के देखो, सिर्फ इन 10 चैप्टर को पढ़ के लगभग 19 से 20 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में रखे हुए। फिजिक्स के 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सिर्फ इतना करके हो जाएगा सर। आधा सिलेबस है ये, आधा सिलेबस अभी पढ़ा ही नहीं है। और अभी तो रुको, अभी इतना ही नहीं, अभी और देखिए, अगर बोनस में तुमने इतना तो कर ही रहे हो, अरे यूनिट्स एंड डायमेंशन किसको नहीं आता यार? तो यूनिट्स एंड डायमेंशन का भी एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया। ऑल्टरनेटिंग करंट बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, अब तुम अगर कर लेते हो तो एक क्वेश्चन मैंने वहां से ले लिया। लॉज ऑफ मोशन नहीं गिन रहा, कैपेसिटेंस नहीं गिन रहा, वर्क पावर एनर्जी नहीं गिन रहा, ये सारे के सारे चैप्टर अगर तुमने स्किप भी कर दिए ना, देख लो कितने इतने चैप्टर तो अगर तुमने स्किप भी कर दिए ना, तो भी मैं बता रहा हूं कि आप 80 प्लस स्कोर कर ले जाओगे। मैंने जो अभी तुमको ये बातें बताई है ना, इतना करके तो बच्चे 90 प्लस मार्क्स ले आते हैं। मैं तो सेफ साइड पर खेल रहा हूं ताकि तुम बाद में आके ये ना बोलो कि सर आया नहीं। कितना भी पेपर चेंज हो जाए, कितने भी वेटेज ऊपर नीचे कर दे, भैया ये तो तब भी रखा हुआ है तुम्हारे एग्जाम में। तुम सोचिए देखो, तुम्हें कुछ खुशी महसूस हो रही नहीं हो रही कि मैं तुमको एक उम्मीद की किरण दे रहा हूं, ये आखिरी उम्मीद है भैया मेरे प्यारे बच्चे, ये आखिरी उम्मीद है भाई। इतना तो कर लोगे, इतना भी नहीं कर पाओगे तो यार फिर तुम हकदार ही नहीं हो कामयाबी के। फिर तो तुम बाद में ये भी नहीं कह सकते कि मैंने कोशिश करी थी और हो नहीं पाया, क्योंकि तुमने कोशिश भी नहीं करी यार। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे ने यहां तक वीडियो को देख रहे हैं, और अगर तुम इरादा कर रहे हो कि सर हाँ ये सारे के सारे चैप्टर तो हम करेंगे, जिसमें मैं ये भी नहीं कह रहा पूरा पूरा चैप्टर पढ़ो, टॉपिक बताने वाला हूं, तो बस अगर तुम उतना भी कर लोगे तो तुम आसानी से 80 प्लस स्कोर कर लोगे। क्या तुम इतना भी कर पाओगे या नहीं, यस और नो? और अगर कर पाओगे तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखोगे कि सर मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये 10 टॉपिक्स पूरे अच्छे तरीके से तैयार करूंगा। ये अभी कमेंट में आप लिखो, वरना देखो यार फिर अगर मुझे कमेंट नहीं दिखे तो मुझे लगे यार बेवजह ही मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आगे इस टाइप की वीडियो मैं तो कभी लेकर नहीं आऊंगा। मतलब मैं रात में जब बैठ के इतने दिमाग बना रहा था ना, तुमने ये सिर्फ एक चार्ट देखा है, इस चार्ट को बार ग्राफ को बनाने में मेरी जान निकल गई। यहां पर कोई ऐसा नहीं है बहुत लंबी चौड़ी एडिटर की टीम होगी, उन्होंने बना के दे दिया होगा, सर ने बस आके बोल दिया। भाई ये मैंने खुद ने बनाया है, क्योंकि भैया सब्जेक्ट का जो टीचर है वो ही तुमको अच्छी बारे में बता पाएगा। किसी और से बनवा के आके बोल देना बड़ा आसान होता है, खुद बनाना बड़ा टफ होता है। तो अगर ऐसा है तो तुम प्रॉमिस करोगे यार मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए वो काम की चीजें लेकर आ रहा हूं जिस टाइम की तुमको जरूरत है। समझ रहे हो? तो भले ही इस वीडियो को एक बच्चा देखे, इसके ऊपर एक व्यू आए, लेकिन वो एक व्यू वाला भी बच्चा कमेंट में लिखेगा कि सर मैं प्रॉमिस करता हूं यार 10 तो मैं कर लूंगा। और अगर तुम्हारे 10 चैप्टर को करने की औकात नहीं है ना, जी हाँ मैं बोल रहा हूं, अगर तुम्हारी 10 चैप्टर को करने की औकात नहीं है ना, तो फिर तुम मत दो यार, जेईई का एग्जाम देना ही मत तुम। फिर तो बस बेवजह तुम एग्जामिनेशन फीस बर्बाद कर रहे हो और माँ बाप को एक झूठी उम्मीद है, एक झूठा दिलासा दे रहे हो कि हाँ शायद हमारा बच्चा जेईई का एग्जाम क्रैक कर लेगा। अब जरा हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स से जैसे मैंने माना कि 3 क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आएगा। जाओ, रखा हुआ है, मैंने बोल दिया रखा हुआ है तो रखा हुआ है। और अगर बाई चांस यहां से नहीं आया, बाई चांस, तो मैटर वेव से आएगा। तो बस आपने ये दोनों टॉपिक करने हैं, एक क्वेश्चन यहां से तैयार हो गया। उसके बाद अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको एटम्स एंड न्यूक्लियर चैप्टर छोड़ने का दिल चाह रहा है, मत छोड़ो यार, मॉडर्न फिजिक्स इजी कैटेगरी में आता है। मैं कैटेगरी भी लिख देता हूं,
मॉडर्न फिजिक्स इजी कैटेगरी में आता है, बस तुमको कोई सही से पढ़ाने वाला मिला नहीं है। आप अगर पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो मेरा ही वन शॉट देख लो, वेदांतु जेईई वाले चैनल पे पड़ा हुआ है। अदरवाइज अगर नहीं देख पा रहे इतने लंबे लंबे वन शॉट, तो मॉडर्न फिजिक्स का मैं बहुत जल्द अल्ट्रा मैराथन सेशन भी लेकर आने वाला हूं वेदांतु जेईई वाले चैनल पर, वो लगा लेना, जिसमें 5-6 घंटे के अंदर पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स विद प्रॉपर थ्योरी, विद प्रॉपर पीवाईक्यूज, विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट, वो सब करा दूंगा। इतना कर लो, है ना। फिर बोर एटॉमिक मॉडल एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम और न्यूक्लियर एनर्जी, ये 3 टॉपिक है भाई हमारे एटम्स एंड न्यूक्लियर से, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। और सेमीकंडक्टर भी मैंने ले लिया, डायोड एंड लॉजिक गेट्स रखा हुआ है यहां से एक क्वेश्चन जरूर। यहां से 3 क्वेश्चन आने 4 हो जाएंगे, 2 होने के चांसेस बहुत कम है, 4 हो सकते हैं। फिर अगर हम हीट केटीजन थर्मोडायनेमिक्स, बच्चों तुम्हें शायद ये टफ लगता होगा, लेकिन ये भी इजी कैटेगरी वाला है चैप्टर। ये भी मैं पूरा का पूरा हीट केटीजन थर्मोडायनेमिक्स का अल्ट्रा मैराथन सेशन लेकर आऊंगा वेदांतु जेईई वाले चैनल पर, वरना मेरे पूरे पूरे वन शॉट पड़े हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। और इस चैनल पर भी ये इन हर एक टॉपिक के, हर एक चैप्टर के मैं मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज भी कराऊंगा इसी चैनल के ऊपर। तो अगर नहीं करा है सब्सक्राइब तो फिर तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो पहला टॉपिक जहां से क्वेश्चन आता है वो आपस में इंटरलिंक्ड ही होते हैं, वो है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इतना कर लो तो 1 से 2 क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं केटीजी से बात करूं तो स्पीड ऑफ गैस, इसमें तो बस खाली एक फॉर्मूला याद रखना है तुमको, डिग्री ऑफ फ्रीडम और प्रेशर, इतना बस आप कर लो तो यहां से आपकी कहानी नैया पार हो जाएगी। और इसके बाद हीट से अगर मैं बात, इसमें थर्मोडायनेमिक्स 2 बार क्यों आ गया यार, ये कुछ गड़बड़ हो रही है। प्रेशर एनर्जी ऑफ अ गैस, और यहां पर अगर आप, इस थर्मोडायनेमिक्स नहीं आएगा, यहां पर अगर आपको करना है तो आप थोड़ा सा कैलोरीमेट्री वाली बात पढ़ लेना, थोड़ी सी बस कैलोरीमेट्री वाली बात पढ़ लेना, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन आ सकता है, बस आप इतना सा कर लो हो जाएगा, ठीक है। बस आप इतना सा कर लो हो जाएगा। आगे बढ़े, फिर नेक्स्ट आता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी से मैं मान के चल रहा हूं कि 2 क्वेश्चन आएंगे और ये भी इजी वाली कैटेगरी में आता है। अब इजी कैटेगरी का मतलब देखो बच्चों के लिए अलग अलग हो सकता है, कुछ बच्चों को चैप्टर आसान लगता होगा या टफ लगता होगा। मैं बात कर रहा हूं कि उस चैप्टर से आसान क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में या टफ आते हैं, तो जिसके भी आगे मैं इजी इजी लिख रहा हूं ना, मैं ये बता रहा हूं कि इस चैप्टर से इजी क्वेश्चन आते हैं। अब टफ और आसान तो भाई हो सकता है किसी को यूनिट्स एंड डायमेंशन भी टफ लगता हो, होंगे कुछ ऐसे नमूने, लेकिन अब वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें समझ में आ गया आसान लग रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आया तुमको टफ लग रहा है, तुम्हारे पढ़ाने वाले ने टफ करके पढ़ाया तो तुमको वो आसान चीज भी टफ लगेगी, और आसान करके पढ़ाने वाले ने पढ़ा दिया तो रोटेशन भी तुमको इजी लगेगा। तो मैं क्या बता रहा हूं, इस चैप्टर से क्वेश्चन इजी इजी वाले आते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा चैप्टर है, मत करो सब कुछ, बस रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ लो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसके अंदर वही हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है जो 10th क्लास में भी पढ़ा है, 10th क्लास की बात बता रहा हूं, उतना कर लो। फिर इलेक्ट्रिक करंट, मतलब हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आप पढ़ लो, जिसमें हमारे पावर का फॉर्मूला, हीट का फॉर्मूला आ जाता है। और साथ में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर बस आप मीटर ब्रिज कर लो, मीटर ब्रिज कर लो, पोटेंशियोमीटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है, मीटर ब्रिज कर लो, इतना कर लोगे। और साथ में गैल्वेनोमीटर कर लो, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एमीटर और वोल्टमीटर में, इतना कर लो। कुछ टीचर इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा देते हैं, कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ा देते हैं, फिलहाल मुद्दे की बात है पढ़ना है, इतना कर लोगे। 2 क्वेश्चन यहां से हो गए। और अगर हम देखें तो मोशन इन 1D एंड 2D, अब ये तो बहुत बच्चों वाली बात है, ये तो अच्छे से तुमको आते ही होगा, बस इसका तो तुमको रिवीजन ही करना है, एक दिन में तुम अच्छे से कर लोगे, है ना। इसके भी मैं इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज तुमको इस चैनल पर लेकर आ जाऊंगा, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसके तो शायद आ भी चुके, मोशन इन 1D एंड 2D के तो तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आ भी चुके हैं, अगर तुमने नहीं लगाए तो लगा लेना इसी चैनल पर। इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं हर साल, वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन दिखेगा तुमको। मोशन अंडर ग्रेविटी और प्रोजेक्टाइल मोशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इस टॉपिक के अंदर बस तुम ये वाले सारे सब टॉपिक्स कर लोगे, नैया पार हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक 5 पर अगर हम आए तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड। अब यहां से अगर मैं बोलूं तो यहां से भैया क्वेश्चन आते हैं मॉडरेट, फ्लूइड अगर है तो मॉडरेट क्वेश्चन आएगा, और सॉलिड से तो इजी आता है। तो अगर छोड़ने का मूड है तो बस मैं आपको बोलूंगा कि यंग मॉडुलस एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस ये पढ़ के चले जाओ, अगर क्वेश्चन आया तो छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये बना लोगे। बल्क मॉडुलस अगर करना चाहो तो कर सकते हो,
और मैं अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं तो इतने बड़े चैप्टर को मत पढ़ो, बस इसके अंदर आप बर्नौलीज थ्योरम, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी कर लो। अगर ये करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर तुमने सोचा कि यार ये तो मुझे छूना ही नहीं है तो ठीक है, छोड़ दो, छोड़ दो। कुछ आगे भी मैं टॉपिक लेकर आया हूं, इन 10 टॉपिक के अलावा बोनस वाले, वो कर लोगे तो वो इसको बैलेंस आउट कर जाएगा, 80 नंबर तब भी आराम से बना लोगे। फिर हम आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। बच्चों ने बड़ी शिद्दत और मेहनत से पढ़ा होता है शुरू में, भैया 12th क्लास में आते हो, लेकिन यहां से भाई 2 ही क्वेश्चन आते हैं। कोई अगर कह रहा है 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आ जाएंगे तो वो झूठ बोल रहा है, भाई 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं यहां से। क्या क्या पढ़ना है, बस इतना सा कर लोगे हो जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ वाला भाई फोर्स का फॉर्मूला, वो बेसिक है, वो बेसिक है। क्वेश्चन अगर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है, ये इंपॉर्टेंट है भैया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन 2025 में बहुत ज्यादा है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है ना, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यार ये दोनों टॉपिक ही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक है। बाकी इलेक्ट्रिक डाइपोल ठीक है, पढ़ना जरूरी है, इसको तुम छोड़ नहीं सकते। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया जाता है अच्छी तरीके से, लेकिन क्वेश्चन मैंने ये देखा कि इसके ऊपर कम आते हैं, तो आप इसको छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन तुमको यहां इन दोनों टॉपिक से देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। अब रे ऑप्टिक्स के अंदर क्या करना है तुमको, अब ये भी इतना बड़ा चैप्टर है सर, इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको करने का सिंपल सा तरीका, भाई मिरर फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर, बस तुम मिरर फॉर्मूला लगाना तो जान जाओ, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये मिरर फॉर्मूला, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u, ये लगाना तो जान जाओगे, ये तो 10th में भी पढ़ा है तो इतना कर लो। फिर रिफ्रैक्शन पढ़ लो थोड़ा सा, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू c/v, उतना पढ़ लो। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे टॉपिक मत छोड़ना। क्या, लेंस फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, और रे ऑप्टिक्स से भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आए, मॉडरेट टू हार्ड लेवल के इस बार क्वेश्चन देखने को मिले, मतलब मॉडरेट हार्ड नहीं बोलते इसको, हम लेंथी बोल देते हैं, हार्ड तो नहीं थे ज्यादा, लेकिन हाँ मॉडरेट थे और लेंथी जरूर आएंगे। रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन लेंथी डेफिनेटली आएंगे, तुम्हारा थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेंगे। और साथ में प्रिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिज्म से क्वेश्चन आएगा, इतना कर लिया। फिर हम आते हैं रोटेशनल मोशन पर। अब रोटेशनल मोशन सर मैं करूंगा ही नहीं, ठीक है भाई मत कर, लेकिन एक बार अगर तुमको ये लगता है कि रोटेशनल मोशन बहुत ही ज्यादा टफ है, एक बार रोटेशनल मोशन का मेरा वन शॉट लगा लो, बस एक बार मेरा वन शॉट लगा लो। अगर उसको भी लगा के तुमको लगे यार रोटेशनल मोशन अपनी औकात से बाहर है, तो फिर ठीक है तुम छोड़ देना, लेकिन एक बार मुझे ट्राई करने दो। तो वेदांतु जेएमडीसी वाले चैनल पर पढ़ा हुआ है रोटेशनल मोशन का वन शॉट मेरा पूरा, एक बार तरीके से लगा लो, सुकून से लगा लो, बहुत बहुत फायदे में रहोगे, ध्यान रखना। अगर तब भी छोड़ने का मन कर रहा है तो एटलीस्ट रोटेशनल मोशन पूरा ना लगा पाओ तो मेरे वन शॉट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा है वो लगा लो, उतना भी कर लोगे तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा। हर साल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब डेफिनेटली ये टॉपिक ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में सिर्फ ये टॉपिक ही 50% की वेटेज रखता है कि वो एग्जाम में आ सकता है, बाकी तुम करना चाहो कर सकते हो, ये तुम्हारी इच्छा है, लेकिन रिस्क है, और रिस्क है तो भैया इश्क है, ये कहानी गलत है, क्योंकि इश्क में जब रिस्क होता है ना तो फिर इतना बुरा इंसान का कटता है और इतना बुरा दिल टूटता है कि वो फिर कभी जुड़ नहीं पाता। तो कर लो, लेकिन उन बच्चे के लिए कह रहा हूं अगर जिनका छोड़ने का मूड है तो वो भाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करके चले जाए, और जिसको पढ़ना है तो वो तो ये चारों ही टॉपिक पढ़ेगा। टॉर्क के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है ना, और बाकी रोटेशनल काइनेमेटिक्स बेसिक है, एंगुलर मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी रोलिंग पर भी आ जाता है, तो इसके बेसिक बेसिक बातें मैंने पढ़ाई हैं, वो सब तुम कर लेना। फिर टॉपिक नंबर 9 पर हम आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इससे इजी ही क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, जिसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड वो निकलवा लेंगे, और मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हमारा वो रेडियस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू mv/qb, इसके जो सारे के सारे फॉर्मूले बनते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आएगा क्वेश्चन। बाकी फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इतना कर लो। ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है यार, तीनों से इक्वली क्वेश्चन आता है, तो ये तीनों तुम अच्छे से कर लेना। फिर लास्ट आता है हमारा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन हम मान के चल रहे हैं और इजी ही आता है। ग्रेविटेशन का मेरा वन शॉट लगा लेना भैया, पढ़ा हुआ है उतना कर लोगे। ग्रेविटेशन का कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए ना तुम बना ले जाओगे, वैसे तो इजी आता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिक है, क्वेश्चन अगर आएगा तो एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसी के अंदर ही हमारा टॉपिक आ जाता है एस्केप वेलोसिटी।
एस्केप वेलोसिटी इसी ही हेडिंग का टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन हर साल आता है। या फिर हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसको हम मोशन ऑफ सैटेलाइट कहते हैं। इतना कर लिया। अब जैसे एक दो जैसे रोटेशन या फिर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स छोड़ने का दिल चाह रहा है तो उसकी जगह पर यूनिट्स एंड डायमेंशन तो आपको ऑलरेडी तैयार है यार। यूनिट्स एंड डायमेंशन से कहां से क्वेश्चन आएगा? डेफिनेटली डायमेंशन से तो क्वेश्चन आने ही आना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आएगा ही। और यहां से आने के बाद अगर नसीब अच्छा रहा तो दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वो दूसरा क्वेश्चन एरर इन मेजरमेंट से आएगा जिसमें तुमको रिलेटिव एरर दे देंगे। ऐसे करके देखो क्वेश्चन आता है x = a² p³ है ना, और बोलेंगे कि भैया रिलेटिव एरर बताओ, ये तुमको करना होगा, ये आएगा। या फिर इसी के अंदर हमारा वर्नियर कैलिपर, क्या बोल रहा हूं मैं, वर्नियर कैलिपर ही से क्वेश्चन आता है, स्क्रू गॉज से तो कभी कभी आता है, तो वर्नियर कैलिपर अच्छे से कर लेना। इतना कर लोगे तो यूनिट्स एंड डायमेंशन भी तुम्हारे दो टॉपिक जरूर तैयार करा देगा, मतलब दो क्वेश्चन तैयार करा देगा। देन फिर आता है हमारा लास्ट में ऑल्टरनेटिंग करंट भी अगर तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत लंबे चौड़े टॉपिक नहीं है। ट्रांसफॉर्मर का एक ही फॉर्मूला है ना, प्राइमरी की वोल्टेज प्राइमरी की करंट, सेकेंडरी की वोल्टेज सेकेंडरी की करंट, ये लगा के ट्रांसफॉर्मर के ऊपर सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एसी सर्किट के अंदर हमारा LCR सर्किट, बस ये सर्किट समझ लोगे नैया पार हो जाएगी, है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट से क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर यहीं से आता है, यहां से कर लोगे तो एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। बाकी भी और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, वो अगर तुमने पढ़ रखे तो मैं ये नहीं कह रहा उसको छोड़ देना, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि ये जितने मैंने दिखाए ये अगर तुम कर लोगे तो फिजिक्स में 80+ ना है तो भैया जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा। बस ईमानदारी से तुम कर लो, मैंने जितनी भी बातें कराई हैं बस वो उन सबको अच्छे तरीके से फॉलो कर लो। और वो फॉलो अच्छे तरीके से तुम तभी कर पाओगे जब अब इन बातों को ध्यान से सुनोगे। क्या कि भाई सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या है इनको मास्टर करने की, सिर्फ जानना काफी नहीं है, जानना काफी नहीं है, इसको फॉलो कैसे करना है ये कोई नहीं बताता, बता तो देते हैं ये कर लो, अरे कैसे करें सर ये तो बताओ, तो वो जरा समझो कि इनको अगर ये सारे के सारे चैप्टर तुम्हारे अभी पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए तो पहले तुमको पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट रिवाइज करने पड़ेंगे, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ये करो। उसके बाद फिर इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है PYQ से, और PYQ अगर कोशिश करो कि चैप्टर वाइज ना हो, टॉपिक वाइज हो, क्योंकि अगर चैप्टर वाइज आपका PYQ आ गया तो आप उन क्वेश्चन के ऊपर भी ज्यादा समय लगा दोगे जो कम इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पूरे पूरे चैप्टर नहीं बताया, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, तो उन टॉपिक्स को आपको अच्छे तरीके से करना है। तो आप टॉपिक वाइज PYQ लगाओ, उससे बहुत अच्छा आपका एक एक टॉपिक तैयार होता हुआ जाएगा। फिर एक पेज फॉर्मूला शीट बनाओ हर एक टॉपिक की, हर एक टॉपिक का मतलब यहां पर हर एक चैप्टर की बात हो रही है। मॉडर्न फिजिक्स के एक पेज में सारे फॉर्मूला आ जाए, रे ऑप्टिक्स के एक पेज में सारे फॉर्मूला आ जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक पेज में सारे फॉर्मूला आ जाए। वो वन पेज शीट तुम्हारी तैयार हुई है या नहीं हुई है मैंने पहले भी बताया था। मुझे एक बार बताओ कि मेरी बात को मान कितने रहे, ये जरा मैं चेक करता हूँ। वो बच्चे कौन कौन है उनके नाम मैं याद रखूंगा, जो बच्चे मेरी बात को मान भी रहे हैं या नहीं। मैंने पहले भी लास्ट सेशन में बताया था कि वन पेज शीट बना लेना। आप में से कितने बच्चों ने बनाई है मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि सर हमने वन पेज शीट बना ली, ठीक है। फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन रूल। 10 क्वेश्चन रूल क्या है कि भाई 30 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन क्या तुम सॉल्व कर पा रहे हो, टाइमली प्रैक्टिस करो उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन की। सिली मिस्टेक की क्या तुमने अब तक अपनी एरर बुक बनाई या नहीं बनाई, ये भी मैंने कहा था, मुझे बताओ जरा कमेंट में कि क्या तुमने एरर बुक बनाई है, तो लिखो सर मैंने एरर बुक बनाई। मैं उन बच्चों की कमेंट पर पर्सनली मैं रिप्लाई करूंगा जो बच्चे ये कर रहे हैं। और फिर हर 15 दिन में, 15 दिन तो मैंने ज्यादा लिखा है अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, वरना तो अभी से तुमको हर एक वीक में फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना शुरू करना, और उसके अंदर उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जो मैंने बताए, जो तुमने पढ़े हैं, बाकी स्किप करो। अगर तुम ये सब करने के बाद भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे ना तो तुम आसानी से फिजिक्स में 80+ स्कोर करना शुरू कर जाओगे, देख लेना चाहे तो, है ना। तो ये 5 हैबिट को अगर तुमने फॉलो करा तो जो बच्चा 120 मार्क्स ओवरऑल भी कर रहा था ना, तो फिजिक्स में ही तुम्हारे 30-40 नंबर आ रहे थे, तो 30-40 से बढ़ के तुम पहुंच गए 180 पर। और यही चीज अगर कोई तुमको भैया केमिस्ट्री वाला टीचर या मैथ्स वाला टीचर भी अगर बता दे तो फिर तो नहीं ही पार हो जाएगी, फिर तो 180 पे तुम्हें हलवा स्कोर लगेगा। फिलहाल मैं तो तुमको फिजिक्स का बता सकता हूं क्योंकि ये चीज मैं ढूंढ के लेता हूँ केमिस्ट्री और मैथ्स की, लेकिन यार मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्योंकि मैंने मेहनत करी है, मैंने समय लगाया है। तो भाई जो तुम्हारे फिजिक्स वाले टीचर ने लेकर आ गया, केमिस्ट्री और मैथ्स वाले टीचर से भी मांग करो, उनकी वीडियो पे जाके कमेंट करो कि सर हमें इस टाइप का बताओ, अगर बता दिया तो बहुत अच्छी बात है। कॉमन स्टूडेंट ट्रैप्स है ना, ज्यादातर बच्चे कहां फंसते हैं, तो ये गलतियां मैं तुमको बता रहा हूं ये नहीं करनी, अगर कर रहे हो तो आज ही से छोड़ देना। क्या
कि टफ टफ टॉपिक के ऊपर अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ते रहना। भैया ईगो किसी को सेटिस्फाई नहीं करनी, ये चौड़ में मत आओ, अपनी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है तुम्हारी ईगो के चक्कर में। अब वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, आता है, अच्छी बात है, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, लेकिन अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा समय मत बर्बाद करो यार। जब नहीं आ रहे क्वेश्चन तो अब क्या करें यहां से। मॉडर्न फिजिक्स को इग्नोर कर दिया तुमने, मजा नहीं आता यार, वो थोड़ा सा थियोरेटिकल चैप्टर है, एटम्स एंड न्यूक्लिया, ये बच्चों वाले चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे। हमें तो काइनेमेटिक्स बढ़िया लगता है ना, ऑब्जेक्ट को फेंका कहां जाके गिरेगा, ये करने में मजा आता है, प्रैक्टिकल है। एटम्स एंड न्यूक्लिया प्रैक्टिकल नहीं है, समझ में नहीं आता, क्यों छोड़ दो यार, क्वेश्चन आएगा वहां से, तुम्हारी मर्जी के हिसाब से पेपर कौन सा आएगा यार, तुम समझो, तुम मूडी होकर पढ़ाई कर रहे हो अभी, मूडी लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, फॉर्मूला रट रहे हो, तुमको लग रहा है कि फिजिक्स जो है वो भैया बायो सब्जेक्ट तुमने बना लिया कि याद कर लेंगे रट लेंगे तो हो जाएगा। अगर कोई नीट वाला बच्चा भी देख रहा है तो मैं बताऊं कि भैया बर्बाद हो जाओगे अगर फॉर्मूले रटोगे, तुम्हें भैया याद करने नहीं है फॉर्मूले, डेरिवेशन समझ में आनी चाहिए। दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक वो बच्चे होते हैं जो जिनको फॉर्मूला याद करना पड़ता है, और एक टाइप का वो बच्चा होता है जिसको फॉर्मूला याद होता ही है, और वो इसलिए याद हो गया क्योंकि उसने डेरिवेशन इतनी बार कर ली कि फॉर्मूला तो उसको खुद ही याद हो गया। वो वाला बनो, वो वाले इंसान बनो कि डेरिवेशन कर करके फॉर्मूले समझो, रटोगे फॉर्मूला मालूम होगा लेकिन लगा नहीं पाओगे, समझ में नहीं आएगा थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन की। अगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता कि जब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो तो समझ में नहीं आता कि यार कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाऊं, पहले कौन सा लगाऊं, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगता, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, तो तुम्हारे समझ में नहीं आता, और बच्चे कहते हैं तो सर आपको कैसे पता कि सर इसको ऐसे मॉडिफाई करना था। तो मेरे प्यारे यही फर्क है डेरिवेशन करके समझने में और फॉर्मूला रट के पढ़ाने में। सोच के देखो, अगर फॉर्मूला मैंने रटे होते आज मैं तुमको पढ़ा पा रहा होता क्या। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन तुम नहीं कर रहे तो भाई कुछ तो हो ही नहीं पाएगा। और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आना, एक बार पढ़ लिया, एक बार आपने टॉपिक पढ़ लिया और ओवर कॉन्फिडेंस आ गया अब तो मैं सब कुछ कर दूंगा। क्वेश्चन लगाओ उसके ऊपर, टेस्ट लो उसका, नंबर अच्छे नहीं आए तो फिर दोबारा से उसको पढ़ो, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ कि पढ़ लिया अब तो हो ही जाएगा। तो इन ट्रैप्स को बचाओ, इन ट्रैप से बचो। 3 महीने में, ठीक है, ये तुम्हारे 3 महीने भी बर्बाद कर सकते हैं अगर तुम ये गलतियां 3 दिन भी कर लेते हो तो इनसे जरा बचो, ठीक है। बस जाते जाते मैं तुमसे ये कहूंगा कि भैया अब स्टडी हार्ड करने का समय नहीं है, वो था अब वो निकल गया, अब स्मार्ट करने का समय है, और सिलेक्शन अब स्मार्ट तरीके से पढ़कर ही होगा, ठीक है। जेईई का पेपर को फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि तुमने कितनी किताबें पढ़ी हैं, उसको इस बात से फर्क पड़ेगा कि ये जो आज के सेशन में मैंने तुमको ये 10 टॉपिक्स बताए हैं वो तुमने कितने अच्छे तरीके से तैयार करे, ठीक है। तो बस जाते जाते मैं तुम लोगों से यही कहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें बहुत ऊंचा जाना है, अभी बहुत आगे बढ़ना है, ये तो एक छोटा सा एक पड़ाव है, लेकिन हाँ अगर एक छोटे से पड़ाव पर भी तुम डिसिप्लिन होके अच्छे से तैयारी भी नहीं कर पा रहे ना, तो सिलेक्शन हो या ना हो मैं कभी मैटर ही नहीं करता कि बच्चे का सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। मेरी नजरों में वो बच्चा सेलेक्ट हो गया और कामयाब हो जाएगा जिसने मेहनत करी और डिसिप्लिन होकर बातों को फॉलो करा और एफर्ट लगाए। एफर्ट लगाना इज इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट। जिस दिन तुम अपने दिमाग से सिलेक्शन का भूत उतार दोगे ना, उस दिन सेलेक्ट हो जाओगे। जिस दिन तुम्हारे दिमाग पे सिलेक्शन का भूत रहेगा कि यार मैं कर लूं, मैं पास हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तुम कभी नहीं हो पाओगे। तो सिलेक्शन का भूत अपने ऊपर से उतारो, जो मैंने बातें बताई है तुम उनको फॉलो करो, मेहनत करो, अपना 100% एफर्ट दो। क्लियर होता है एग्जाम या नहीं होता है वो मैटर करेगा ही नहीं, क्योंकि तुम मेहनत करना सीख गए ना, तुम डिसिप्लिन सीख गए ना, तो तुम उन लोगों से भी आगे निकल जाओगे जिनका सिलेक्शन हो गया। पहली बात तो हो ही जाएगा सिलेक्शन तुम्हारा भी अगर तुम ये डिसिप्लिन सीख जाते हो तो बस डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करो। और जाते जाते तुम लोगों को एक मोटिवेशनल होप देते हुए जाता हूं कि यार शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, ये बच्चों तुम्हारे लिए है कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, अरे जाओ कोई आंधियों से कह दो कि जरा औकात में रहे। तो बच्चों मजबूत बने रहना है और मिलते हैं इसी तरह से अगले सेशन में। इस टाइप के सारे सेशन तुमको इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो सब्सक्राइब रहें, चैनल पर प्यार बनाए रखें। और आज का ये सेशन तुमको कैसा लगा, तुमको वाकई में लगा कि हाँ यार काम की बातें सर ने बताई है, तो अपना फीडबैक जरूर देकर जाइएगा। और ऐसे और अगर तुमको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करना, मैं उसको लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।